Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Oja Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 24th of May 2024. तो आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे कि हाउ दिस आर्टिकल्स विल हेल्प अस इन आवर यूपीएससी जर्नी। ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है अ विजिट टू प्रिजर्व चाइनाज इंटरेस्ट इन यूरोप। यूरोप में चाइना के इंटरेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए एक विजिट हुई यूरोप में। किसकी विजिट हुई है, क्यों विजिट हुई है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरी जो बात होगी, जो दूसरे आर्टिकल में होगी, वो है कि फलस्तीन का जो रिकॉग्निशन तीन देशों ने कहा है कि हम लोग करेंगे, उसके रिपरकशंस क्या हैं, उसका सिंबॉलिज्म क्या है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा दुनिया में। और जो तीसरा आर्टिकल है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होने वाली और वहां पे एक टूल किट आएगी। अब ये वो वाली टूल किट नहीं है जिसके लिए बवाल होता है, ये दूसरी टूल किट है। कैसी टूल किट है? पैंडेमिक से प्रिपेयर्डनेस की टूल किट है। इन तीनों के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ओके। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, अ विजिट टू प्रिजर्व चाइनाज इंटरेस्ट इन यूरोप। अब एक विजिट हुई है यूरोप चाइना के इंटरेस्ट को बचाने की। और ये विजिट किसने की है? यह विजिट की है चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। और ये जो विजिट है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द फर्स्ट एवर ट्रिप टू यूरोप एक्सेप्ट रशिया इन 5 years अर्लियर दिस मंथ। ये पहली ट्रिप है पिछले 5 सालों में, पिछले 5 years में ये फर्स्ट ट्रिप है जी जिनपिंग की यूरोप में। मतलब रशिया में तो गए हैं वो, उसके अलावा किसी यूरोपियन कंट्री में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके इस विजिट से क्या वो सिंबलाइज करना चाहते हैं कि हम लोग यूरोप को भी छोड़ के नहीं चल रहे हैं, जो वेस्टर्न पावर के खिलाफ चाइना नहीं चल रही। इसको ये सिंबलाइज करना चाहिए। ये अपनी चाइना जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए इन देशों के साथ मिल रहा है। जो भी नॉन नेटो ऑर्गेनाइजेशन, नॉन नेटो कंट्रीज है उनके साथ, नॉन यू कंट्रीज के साथ, इवन यू कंट्रीज के साथ भी, यू मतलब यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है उनके साथ भी, सबके साथ एक बढ़िया रिलेशन डेवलप करना चाहता है, ट्रेड बढ़ाना चाहता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। क्यों? क्योंकि उसको अपना एक दबदबा बनाना है क्षेत्र में। सिंपल सी बात समझी जाएगा तो। और वो दबदबा बना के क्या होगा? तो दबदबा बना के चाइना जो है वो अपने आप को एक ग्लोबल पावर की तरह पे प्रेजेंट करेगा। अभी तो चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर। ठीक है। कुछ कुछ चीजों में उसने यूएस पे क्वेश्चन मार्क्स उठा भी दिए, वो हम लोग देखेंगे। बट वो अपना अपने आप को एक स्टेबलाइज नेशन बना के दिखाना चाहता है कि नहीं, हम लोग हैं जो वर्ल्ड को एक नई दिशा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो क्या क्या बात हुई है कि चाइना जो है वो कोविड 19 के बाद क्या हुआ कि कोविड 19 जब चाइना से फैला, इतना बड़ा इशू हुआ, इतनी बड़ी महामारी हुई, लाखों लोगों की जानें गई। स्टिल चाइना ने इस तरीके से इसको डिप्लोमेटिकली संभाला कि ये जो कोविड वायरस है, इसको वुहान वायरस के नाम से नहीं जाना गया, इसको चाइनीज वायरस के नाम से नहीं जाना गया, अनलाइक इबोला या वेस्ट नाइल फीवर, इस टाइप की जो वायरसेस, इस टाइप की जो बीमारियां थी। ये एक डिप्लोमेटिक इफेक्ट ही था चाइना। बट स्टिल चाइना वाज अ काइंड ऑफ आइसोलेटेड आफ्टर द कोविड 19 पैंडेमिक। एक आइसोलेशन हो चुका था पूरे वर्ल्ड से चाइना का, उसको अलग थलग एक देश मान लिया गया था क्योंकि वहां से लोग बाहर नहीं जा रहे थे, वहां पे भी कोई टूरिस्ट बाहर से नहीं आ पा रहे थे। बट अभी क्या हुआ है कि ये जो सीन चल रहा था, इस सारे सीन के बीच में ना बहुत सारे चेंजेस भी आ। कैसे चेंजेस आ गए कि यूएस और चाइना के बीच में काइंड ऑफ ट्रेड वॉर होने लगा। एक दूसरे पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने लगना, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाने लगना, ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है।
उसको यूएस ने उसको कह दिया कि ये जो अपनी जानबूझ के करेंसी कमजोर रखता है, एक्यूजेशन एक दूसरे पे, ये सारी चीजें चल रही थी। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और भी उसको इंटेंसिफाई कर दिया और उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉर कर दिया। टेक्नोलॉजी में यूएस जो है वो अपना दबदबा दिखाने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूएस ज्यादा डेवलप्ड है। बहुत सारी चीजों में यूएस भी बहुत ज्यादा डेवलप है बाकी पूरे तरीके से। ठीक है। तो इन सारी चीजों के चलते ना सीन थोड़ा सा खराब हो रहा था चाइना। बट अभी जो दुनिया है वो फोकस कर रही है किस चीज के तरफ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज कौन सी है? ग्रीन एनर्जी, है ना। और इस ग्रीन एनर्जी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अभी एक फैक्टर सामने आ रहा है निकल के, वो है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और चाइना जो है आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ग्लोबल लीडर है। चाइना से ऊपर अभी ईवी मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया की कोई कंट्री नहीं है। ठीक है। एंड चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर। और उसने अपने ईवी का यूज पूरी दुनिया में अपना वापस से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर दिया। मिस्टर ची जो है, मतलब चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने तीन गोल्स पे फोकस किया। टू प्रिजर्व द ईयू फ्रॉम गेटिंग टू क्लोज टू द यूएस। यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा क्लोज ना जाए यूएस के, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज जाता है यूएस के तो उससे नुकसान किसका होगा? सीधे सीधे से चाइना का होगा। कि अगर चाइना का उसमें नुकसान है तो चाइना तो ये चीज होने नहीं देगी। तो पहली चीज ये। दूसरा, टू अवर्ट अ ट्रेड स्टैंड ऑफ विथ यू, यू के साथ एक ट्रेड स्टैंड। और तीसरा, टू ब्लास्टर चाइना स्टैंडिंग इन, वो बढ़िया से स्टैब्लिश कर। ये सब तो चाइना करना चाह रहा था, तभी एक कांड हो गया। और वो कांड क्या था? आइए मैं वो था, यहाँ है हमारा रशिया और यहाँ है यूक्रेन। और रशिया ने कर दिया यूक्रेन पे अटैक। और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, ये जो पूरा यूरोपियन ब्लॉक है, जो सारे देश है यूरोप के, जो भी नाटो अलाइज है, ये सारे इन्होंने रशिया पे लगाना स्टार्ट कर दिया बैन। ठीक है। और रशिया पे बैन लगाया, बट सबको पता था कि रशिया को इंटरनली सपोर्ट चाइना कर रहा है। इन सारी चीजों के बीच में चाइना को इस इन सबको संभालते हुए अपनी ट्रेड को बढ़ाना था, अपने कनेक्शंस को इंक्रीज करना था, विच वॉज अ हेक्टिक टास्क फॉर चाइना, विच इज स्टिल अ हेक्टिक टास्क फॉर चाइना। क्या? एंड बिकॉज ऑफ इट चाइना हैज टू फेस सेवरल कोलेटरल डैमेजेस। ठीक है। क्योंकि सारे यूरोपियन यूनियन में जो 26-27 देश है, यूरोप में जो 30-32 के आसपास पूरे देश है, ये सारे देश तो एक ही जैसी सोच नहीं रखेंगे ना। लीडरशिप अलग अलग सोच रख सकती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग होगी। यूरोपियन यूनियन एज अ होल अलग सोचता हो, बट जो अलग अलग उसमें देश हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, हंगरी है, इन सब की सोच तो अलग अलग हो सकती है। और वही चीज इस आर्टिकल में लिखी गई है कि द गोल ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल माइक्रोन, उनका क्या है कि फ्रेंच ट्रेड इंटरेस्ट को हम लोग बढ़ाए और चाइना को पुश करें कि वो दूर जाए, उसको स्टॉप करें कि वेपन ना दे रशिया को। मतलब जो यूरोप के जो अभी वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग लीडर्स में से, इमर्जिंग क्या, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबलाइज लीडर्स में से इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनका क्या सोच है कि फ्रांस के ट्रेड इंटरेस्ट को बढ़ाना है, फ्रांस ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके। दूसरा, रशिया को आइसोलेट करना है, क्योंकि रशिया आइसोलेट होगा, उसको बंदूक हथियार नहीं मिलेंगे चाइना से, वो क्या करेगा फिर? यूक्रेन पे शायद से हमला और रोक देगा। ठीक है। और ये बात उन्होंने जो तिब्बत के अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उनको भी बताया। ठीक है। और उन्होंने डी रिस्किंग की पॉलिसी को फॉलो करने की बात की। डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा कि भाई पेरिस को मतलब फ्रांस ओवरऑल डी रिस्क करना होगा अपने आप को चाइना पे एक लौता
निर्भरता अगर हमारी रहती है सामान को लेके, हो सकता है ना कि चाइना अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ले, कल को वो रेट्स बढ़ा के देने लगे, क्या उसके थ्रू हमारे देश पर सर्विलेंस रख ले, नो वन नोस। क्या कर सकता है चाइना, कोई नहीं बता सकता। यही चीज इमानुएल मैक्रोन को भी इसी बात का डर था। ठीक है। और फ्रांस जो है, वो यू का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक है। उसने देखा कि भाई अब क्या किया जा सकता है, उसने चाइना पे प्रेशर बनाया। बट दूसरी ओर फ्रांस को, जर्मनी को, इन सारे देशों को अपने यहाँ का ट्रेड भी बढ़ाना था। बट जो चाइना की ईवी कार्स हैं, जो चाइना के अदर सस्ते प्रोडक्ट्स, वो वहाँ के मार्केट को फ्लड कर रहे थे, यूरोपियन मार्केट को फ्लड कर रहे थे। उससे भी अपने देशों को, अपने कॉन्टिनेंट को, ओवरऑल यूरोपियन यूनियन को बचाने की जिम्मेवारी इन लोगों के हाथ में है। ठीक है। बट चाइना ने कुछ देशों के साथ इस तरीके का रिलेशन बना लिया है, इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करवा रहा है चाइना अपने रुपयों से, अपने पैसों, चाइना खर्च कर रहा है भाई वो पैसे, आप उस पे हाथ डाल ही नहीं पा रहे हो। और यूरोपियन यूनियन का सीन ऐसा है कि अगर एक देश के साथ भी ट्रेड हो रहा है, तो वो ट्रेड वो बाकी यूरोपियन नेशंस के साथ भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक अपने आप को एक इकोनॉमिक यूनिट मानते हैं। तो ये इस चीज का चाइना ने बहुत तरीके से फायदा उठाया। ठीक है। और ऑल्दो यूरोपियन यूनियन ने 2019 में चाइना को डिफाइन किया अ पार्टनर फॉर कॉपरेशन, एन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर एंड सिस्टेमिक राइवल। मतलब देख रहे हो किस तरीके के वर्ड्स यूज किए गए हैं। पार्टनर फॉर कॉपरेशन मतलब एक तरफ आप उसके साथ कॉपरेशन भी करो, दूसरे तरफ इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर भी है, और तीसरे तरफ वो सिस्टेमिक राइवल भी है। मतलब कॉपरेशन, कंपटीशन और राइवलरी तीनों एक ही से, और वो एक है चाइना। दैट मीन्स चाइना का एक ग्लोबल प्रेजेंस बहुत बड़ा बन चुका है आज के टाइम। बट स्टिल चाइना हैज मैनेज्ड टू डू दिस थिंग्स। कैसे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो गरीब, गरीब इन सेंस व्हाट, कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो 10 लाख रुपए पर मंथ उनकी पर कैपिटा इनकम है, इफ, ठीक है, एग्जाम्पल की तौर पर बात कर रहा हूँ, 10 lakhs पर मंथ उनकी इनकम है, तो ईस्टर्न यूरोप की अगर मान लिया कि 2 lakhs पर मंथ, उनके हिसाब से तो ये गरीब हुए ना। इस चीज का फायदा चाइना ने भली भांति उठाया। तो क्या किया चाइना ने? सर्बिया में घुसने की कोशिश की, हंगरी में घुसने की कोशिश की, और वहां पे उसको बहुत अच्छा वेलकम किया। अब आइए देखते हैं सर्बिया। ठीक है। ये ये है सर्बिया, ये है हंगरी। इन देशों में चाइना घुसा, उसको वहां पे बहुत वेलकम मिला। ठीक है। उसने वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया सर्बिया में, 5.5 बिलियन रुपीस। और मेनली कहाँ पे की? कॉपर माइनिंग में, स्टील प्रोसेसिंग में। मतलब इनका फायदा वो अपने देश में अलग से लेगा। ठीक है। बेलगार्ड बुदापेस्ट हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट उसने बनवा दिया, और भी बहुत सारे टनल, ब्रिजेस, इन सब चीजों का कंस्ट्रक्शन वो चाइना करवा रहा है। ये सब का फायदा तो उन देशों को मिल रहा है ना, वो देश कैसे छोड़ देंगे? उस चीज के चलते वहां पे वो अपना सप्लाई चेन बढ़ा रहा है। जर्मनी के ईवी कंपनीज के साथ मिलकर वो वहां पे कार की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाने की बात कर रहा है। हंगरी जो है, वो अभी आज के डेट में चाइना का सबसे अच्छा दोस्त है पूरे यूरोपियन यूनियन, क्लोजेस्ट अलाइव है। ठीक है। उसकी मदद से वो यूरोपियन यूनियन में बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं चाइना की। उसने 17+1 का एक अलायंस फॉर्म किया है, जिसमें ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज +1 चाइना, इन सब की मदद से वो वहां पे घुस रहा है। स्टिल वो यूक्रेन वॉर में रशिया का सपोर्ट कर रहा है। क्या है? बट फिर भी वो इसको काउंटर बैलेंस करते हैं। कैसे? अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, हाई स्पीड ट्रेन, एफडीआई, इन सब की मदद से चाइना इज डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स। अब इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे इंडिया पे, अब ये यहाँ तक की आर्टिकल की बात, अब इसके आगे की बात है, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा?
इंडिया पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि इंडिया के पास उतना बड़ा डीप पॉकेट नहीं है कि वो किसी देश में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर सके। इंडिया अभी ईवी में भी उतना डेवलप्ड नहीं है जितना चाइना है, क्योंकि चाइना इज द ग्लोबल लीडर। इंडिया को इन सारी चीजों में प्रॉस्पर करना होगा टू काउंटर चाइना, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने डिप्लोमेटिक मिशन के थ्रू इंडिया को इस पे फंक्शन करना होगा। इन देशों के साथ अपने रिलेशन बढ़िया बनाने होंगे, ताकि वो चाइना के जो चाइना कर रहा है कि भाई रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तुम्हारे खराब है उससे कोई दिक्कत। वही इंडिया को करना होगा कि भाई तुम्हारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है, दैट डजंट मीन कि तुम इंडिया को साइडलाइन कर दो। ये चीज इंडिया को भी करनी होगी। ठीक है, चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पावरफुल सिंबॉलिक। क्या है भाई पावरफुल सिंबॉलिक? वो है द रिकॉग्निशन ऑफ फिलिस्तीन बाय मोर नेशन इज इंडिसमेंट ऑफ। इंडिसमेंट क्या होता है? ये इंडिकेशन है कि आपने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है? कि आपने हमास में इनोसेंट लोगों को मारा। हमास के नाम पे फिलिस्तीन के इनोसेंट लोगों को मारा है। सॉरी फॉर माय लॉन्ग्स। फिलिस्तीन में कुछ इनोसेंट लोग मारे गए हैं। ये गलत हुआ है। और इस चीज के साथ इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज, फिलिस्तीन को स्टेटहुड अभी तक मिला नहीं है प्रॉपरली। मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। बट द रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन कि हम लोग भाई रिकॉग्नाइज करेंगे फलस्तीन, ये बहुत बड़ा साइन है कि किस तरीके से एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट आ रहा है उसके लिए। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले यूएन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव भी आया था। यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया था कि फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एज ए कंट्री, एंड विच वाज वोटेड बाय 143 कंट्रीज। उसके फेवर में 143 कंट्रीज का वोट गया था। और उन 143 कंट्रीज में से एक कंट्री कौन थी? हमारी मातृभूमि भारत। इंडिया भी उसमें से एक थी। ठीक है। इंडिया ने भी कहा कि नहीं भाई मिलना चाहिए, लेकिन यूएस ने इस पे यूएनएससी में वीटो कर दिया। उससे कुछ हो नहीं पाया। दूसरा, कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने उसमें एक ये आया, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन डाली गई कि नेतन्याहू को और डिफेंस मिनिस्टर जो है योवा गैलाट को, इन दोनों लोगों को अरेस्ट करने का वारंट दीजिए। क्योंकि अक्टूबर 7 को जो गाजा में हुआ है, जहां लोग मारे गए, इस चीज का इन लोग जिम्मेवार हैं। इस चीज के चलते वॉर क्राइम्स के लिए कहा है। ओके। फिर साउथ अफ्रीका ने भी एक जीनोसाइड के लिए एप्लीकेशन डाली। ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी बैक एंड। बट जो मेजर इशू आया कि ये जो तीन देश हैं, अगर इन तीनों ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया, तो ये एक वे खुल जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा और देशों के लिए, अदर नेशंस के लिए, कि भाई इन तीनों नेशंस ने हमें रिकॉग्नाइज कर लिया है तो अब आप भी रिकॉग्नाइज करो। मतलब कि हमास ने जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उसको पूरी दुनिया ने किया है क्रिटिसाइज। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि सबने कहा कि भाई ये तो गलत है। बट उसके बाद जब इसराइल घुस घुस के मारना स्टार्ट किया गाजा में लोगों को, उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे। पूरी दुनिया ने कहा कि भाई आपके साथ तो गलत हुआ है, इस चीज को तो हम लोग डिनाई कर ही नहीं रहे हैं, बट अभी जो आप कर रहे हो ये भी कोई सही हरकत नहीं है। द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल आर नॉट अ जस्टिफाइड टास्क। कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज इट विल ओनली रिजल्ट इन chaos। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है। और द सेकेंड थिंग इज, हमास इज नॉट फिलिस्तीनियन पीपल। आपको मारना है तो आप हमास के टेररिस्ट को खोज के मारो, बट आपकी बॉम्बिंग में इनोसेंट पीपल ऑफ पैलेस्टीन आर आल्सो डाइंग, which is unacceptable for the European countries and many of the countries including India। तभी तो इंडिया ने वोट किया ना कि भाई आप फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करो। ठीक है। उसी बीच में अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि स्पेन ने क्या किया, कि एक डेन्स शिप जा रही थी इंडिया से बहुत सारा फायर आर्म्स लेके,
इसराइल के लिए, उसके वॉर को सपोर्ट करने के लिए उसको स्पेन ने रोक दिया। अब देखो इंडिया को, देखो कैसा, मतलब कैसी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एग्जाम्पल। एक तरफ वो कह रहा है कि भाई फलस्तीन को आप समर्थन दीजिए, फलस्तीन को स्टेटहुड रिकॉग्नाइज कीजिए, दूसरी तरफ एक शिप भर के हथियार भेज दिया कि ये लो इजराइल, तुम अटैक करो। तो इंडिया प्रॉपर एकदम अपनी ऑटोनॉमी बना रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के लिए। ठीक है। उसके बाद इन तीनों देशों ने कहा कि भाई हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके काउंटर में इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने बोला कि जो भी लोग हैं, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स उसके देश में पोस्टेड, मतलब इसराइल में इन देशों के, उनको समन किया, और जो अपने एम्बेसडर्स थे उन देशों में पोस्टेड उनको वापस बुला दिया। क्या? अब ये तो आपने कर ली, बट इन देशों ने ये जो काम किया है कि रिकॉग्नाइज करेंगे, ये क्यों किया है? टू मेक इसराइल थिंक, रीथिंक द प्लान ऑफ राफा का प्लान को आपको सोचना पड़ेगा दोबारा से, कि आप शायद उसमें गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, सिविलियन की लाइफ का जो लॉस हो रहा है वो गलत डिसीजन तो नहीं है। और दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन एड फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना होगा गाजा। ठीक है। और नेतन्याहू जो है, वो बहुत लंबे समय तक टू स्टेट सॉल्यूशन से डिसोसिएटेड नहीं रह सकते। फिलिस्तीन को आज ना कल तो रिकॉग्निशन मिलेगा ही ना। इसी चीज के बारे में यहाँ पे मेजर डिस्कशन है। ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये न्यूज में बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ध्यान पे रखना जरूरी है। एंड नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। एट द अपकमिंग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, a toolkit to prepare nations for pandemic। अब नेशंस को प्रिपेयर कराने के लिए एक नई टूल किट आएगी कि भाई अगर कोविड 19 जैसा कोई अगला पैंडेमिक आता है, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे उसको टैकल करोगे। बिकॉज जब कोविड 19 पैंडेमिक आया था, तो उस टाइम पे हमने देखा कि क्या इश्यू हो रहा है भाई, कि लोगों को पता ही नहीं है कि टैकल कैसे करते हैं। कभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में बंद कर रहे हैं, कभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया जा रहा है, अलग अलग देश अलग अलग हरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई इसके लिए प्रॉपरली रेडी नहीं था। बट अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें 300 प्रपोजल्स हैं जिन पे अमेंडमेंट लाना है, जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे अगर कोई पेंडेमिक आता है, जो कि ना आए बट स्टिल आता है, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ये जो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट हुआ था 1969 में, और उसका रिवीजन 2005 में हुआ। पिछले 19 साल से इसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ, इसके रिवीजन किए हैं बाद। और इसकी ये जो बात हुई है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा? 196 पार्टी टू आईएचआर। आईएचआर की टोटल कितनी पार्टी है? 196, जिसमें से 194 डब्ल्यूएचओ की मेंबर्स और +2 लिंचेस्टीन और होली सी, ये लोग भी इसके पार्ट हैं। और ये जो आईएचआर प्रोवाइड एन ओवर रीचिंग लीगल फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस कंट्रीज राइट एंड ऑब्लिगेशन इन हैंडलिंग पब्लिक हेल्थ इवेंट्स एंड इमरजेंसी। वो कंट्री के अधिकार और ऑब्लिगेशन को देखते हैं कि कैसे आप इवेंट्स में, इमरजेंसी में कैसे टैकल करते हो। ठीक है। ट्रैवलर्स का उसमें क्या राइट होगा, अगर कोई एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो उसका क्या राइट होगा, उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा, उनसे उनका पर्सनल डेटा कैसे शेयर होगा, और एक देश से दूसरे देश ज्यादा संक्रमण ना फैले, ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले, उसको कैसे रोका जा सकता है, उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज अगर कोविड 19 के मेजर कैरियर थे, तो सारे चाइनीज तो नहीं थे, उसमें से कुछ कैरियर है, तो सारों का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा सकता है, ऐसा मानना है। ठीक है। प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारा रेगुलेशन पे बातचीत होगी। और ये जो रेगुलेशन होगा आईएचआर का, ये लीगली बाइंडिंग है 196 कंट्रीज के लिए। ओके। अब ये प्रॉपर सर्वेलियंस सिस्टम डेवलप करने की बात होगी, उसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को टैकल करने के लिए अलग अलग देशों का अलग अलग अप्रोच, और दूसरी चीज, सबका ओवरऑल अप्रोच, सबके बारे में यहाँ पे बात हो कि कैसे रिस्क को लिमिट किया जा सके।
अगर आपके यहाँ पे रिस्क फैल भी गया तो नेबरिंग कंट्रीज को इससे आप कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग बयान है। जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि हिस्टोरिक है। ये सब बयान हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये जो लास्ट वाली बात है कि दिस प्रोसेस हैज बीन रनिंग इन पैरेलल विद इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस टू डेवलप। ये लाइन देखिए, ये सब लाइन मेंस के लिए है। टू डेवलप एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन पैंडेमिक प्रिवेंशन। ये देखिए, टू डेवलप एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके लिए जरूरी है ये चीज। क्या है? प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। यही चीज हम लोग कहाँ देखते हैं? और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पैंडेमिक भी एक तरीके का क्या है? हेल्थ डिजास्टर है। इस तरीके से बनाना होगा। कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी कि वो किस तरीके से चीजों को टैकल कर सके। पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए उनका। हेल्थ इवेंट्स में किस तरीके से उनको टैकल करने के लिए आगे आना होगा। इंटरनेशनल डायमेंशंस को कैसे कवर किया जा सकता है। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड द टेक्निकल सपोर्ट बाई वन कंट्री टू अनदर। इन सारी चीजों पर टूल किट प्राप्त करेंगे। सो आई होप आपको आज का डिस्कशन पसंद आया। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल भी इस टाइम पे आपके साथ कल की हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।